प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनाने की विधि। चलिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का भौतिक गुण। अब गौर कीजिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजन मतलब कारण, क्यों फिनॉल जल में घुलनशील होता है, या क्यों फिनॉल का एमपी तथा बीपी का मान उच्च होता है। ये सब प्रॉब्लम रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए आज बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का भौतिक गुण। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिनॉल का भौतिक गुण। आप पॉइंट वाइज करके लिखते भी जाइएगा। सबसे पहला जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिनॉल का, यह कलरलेस तथा क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, इट बिकम्स colorless and तो पहला प्रॉपर्टीज हुआ कि यह रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस। सही है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है तथा कलरलेस है, रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? अब जो मैं दूसरा प्रॉपर्टी जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बतलाए कि रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं कि क्यों फिनॉल जल में घुलनशील है, व्हाई फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, या फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाई, क्यों ऐसा होता है। तो हम आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बतलाया है, जो भी यौगिक जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, समझ लीजिए कि वह जल में घुलनशील होगा। तो आप लिखिएगा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर because it forms hydrogen bond तो हम क्या लिखा है, यह जल में घुलनशील होता है और जल में घुलने का मुख्य कारण है
यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आप लिख लीजिए हिंदी में भी, यह जल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण और मैंने आपको बतलाया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही केस में बन सकता है, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से यदि जुड़ा रहता है तो एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ आपका लिखा है कि फिनॉल आपका जल में घुलनशील होता है, क्योंकि बेंजीन पर OH को फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के अणुओं के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम डॉटेड लाइन द्वारा निरूपित करते हैं। इसका मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। फिनॉल है, फिनॉल है, अब देखिए आपका ये मॉलिक्यूल्स फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, बीच में जो हम दिखला रहे हैं जल का मॉलिक्यूल्स है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका फिनॉल, और ये है आपका वाटर, फिर ये है आपका फिनॉल, ये है आपका वाटर, ये है आपका फिनॉल, ये है आपका वाटर। अब रही बात कि हम आपको बतलाए कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, 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 माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, प्लस। और इस तरह से यहाँ आपका यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण।
और ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को इंगित करता है। यही जो है आपका है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसा रीजन बेस्ड क्वेश्चन कि बतलाइए फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाई, तो आपको एक ही का लाइन में आंसर देना है कि बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट कहता है कि फिनॉल का एमपी तथा बीपी का, एमपी का मतलब हुआ मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक, बीपी का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो कहता है कि फिनॉल का एमपी तथा बीपी का मान उच्च होता है। और कभी भी इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल का क्यों एमपी बीपी का मान उच्च होता है, क्यों फिनॉल का एमपी बीपी का मान उच्च होता है, तो आपको एक ही आंसर देना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यह अपने ही अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसका एमपी बीपी का मान उच्च होता है। तो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 3, इट इज हैविंग because it forms intermolecular ये जो है मेन कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो कभी भी यदि आ जाए कि बतलाइए कि इसका एमपीबीपी का मान क्यों उच्च होता है, तो एक ही लाइन में आंसर देना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसका एमपी तथा बीपी का मान उच्च होता है। लिख लीजिए इसका द्रवनांक तथा अपने अणुओं के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण
तो कहने का मतलब अपने ही अणुओं के साथ यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसीलिए इसका MPBP का मान उच्च होता है। तो यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर में भी दिखा देता हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाला में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ है आपका फिनॉल वाटर, फिनॉल वाटर, फिनॉल वाटर, लेकिन यहाँ देखिए सभी अणु आपका फिनॉल ही है, अपने ही अणु। ये भी आपका फिनॉल है, 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 फिनॉल है, और अपने ही अणुओं के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड कर। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाले में फर्क है। फर्क ये है कि ऊपर वाला आपका जल के अणुओं के साथ आपका बना रहा है, ऊपर वाला जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन नीचे वाला केस में अपने ही अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो जरा इसको आप राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का भौतिक गुण। क्लियर? चलिए आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वह है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जा रहे हैं। हेडिंग है मेरा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल का
रासायनिक क्रियाशीलता। हेलोएरिन में भी मैंने आपको बतलाया था डिफरेंट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। एक ही अणु का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको हम दिखलाए थे, याद कीजिए जरा सा। हेलोएरिन में हेलो अल्केन और हेलोएरिन में आपको इस तरह का मैंने बतलाया था। तो यहां हम फिनॉल का केमिकल रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, रासायनिक क्रियाशीलता का। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम फिनॉल को किसी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो दो उत्पाद बनेगा, एक ऑर्थो और एक पारा। मेटा कभी भी नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, इसके पीछे मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा। तो जरा देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और स्ट्रक्चर है, अब जरा देखिए, यहां आपका है OH, ये अभी है स्ट्रक्चर नंबर 1। फिनॉल का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतला रहा हूं। रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसे टूट रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां हो रहा है क्या, यहां से जैसे ये आकर यहां डबल बॉन्ड बना है, उसी टाइम में आपका बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां पर आपका जो है पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर। ये हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना नंबर 2। रिंग के चारों तरफ, यानी रिंग बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्बन का संयोजकता हमको हमेशा 4 भी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो आपका 4 होता है। तो यहां से जैसे यहां आया, ये आपका माइनस इस कार्बन पर चला आया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और उसी प्रकार से जैसे ये आकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला। इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होगा, ये आपका OH तो यही रहेगा। अब ये आपका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ और माइनस आ गया इस पोजीशन पे। फिर अब आप देखिए क्या होगा, रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जैसे आकर यहाँ आपका बना है, ये आपका यहाँ चलाया मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि माइनस पॉइंट यहाँ आ गया, यहां आ गया। ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4। पुनः क्या होगा, अब अंतिम स्टेज में आपका क्या होता है कि ये जैसे यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये पहले जैसा संरचना हो जाएगा। इसका मतलब यहां OH हो गया, ये स्ट्रक्चर नंबर। तो आप जरा गौर से देखिए,
इस पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अनुनाद संरचना में, तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि कभी भी जो माइनस है वह आपका या तो ऑर्थो पे आ रहा है या पारा पे आ रहा है। आप देखिए कहीं पर भी मेटा पर नहीं आ रहा होगा, 3 और 5 पर नहीं आ रहा। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम फिनॉल की अभिक्रिया किसी से कराएंगे तो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होगा, एक ऑर्थो और एक पारा। तो कहने इसी संरचना को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना, यानी फिनॉल का अनुनाद संरचना। यानी आदमी एक ही है लेकिन उसका संरचना जो है वो भिन्न भिन्न है। तो कहने का मतलब ये मैंने बतलाया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां आप लिख लें फिनॉल का अनुनाद संरचना। तो आप देख रहे हैं कि अनुनाद संरचना में हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो क्या रहा है। यहां से ऑक्सीजन से जैसे यहां आपका इलेक्ट्रॉन आके डबल बॉन्ड बनाया, उसी टाइम में ये बॉन्ड टूटकर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पर, यानी कि माइनस आ गया इस कार्बन पर और यहां आपका डबल बॉन्ड आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 2, पुनः क्या हो रहा है कि जैसे ये माइनस इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, उसी टाइम में ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर आपका इस कार्बन पर चला गया, यानी कि माइनस अब आ गया इस कार्बन पर, माइनस आ गया यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। पुनः क्या होता है कि फिर जैसे माइनस आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, उसी टाइम में ये डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, यानी कि बॉन्ड टूट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड बनाया, ये यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर आपका माइनस आ गया यहाँ पर, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। पुनः अंतिम में क्या होता है कि ये माइनस जाके जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये पहले जैसी संरचना आया। तो इस संरचना को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अनुनाद संरचना। और जितना भी रिएक्शन है वह इसी पर आधारित है। हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतला दिए, अब जो अगला क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा इसी पर आधारित आपको रिएक्शन बतलाऊंगा। जब भी हम कहेंगे आपको नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करना है तो 2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी एक नाइट्रो 2 पर जुटेगा, एक 4 पर जुटेगा। वैसे भी आपको पता है कि ऑर्थो 1 2 1 यहाँ हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा जरा सा, इस तरह से बेंजीन रिंग में पिछले क्लास में। एक 2 3 4 5 6, 1 2 और 1 6 को कहते थे हम ऑर्थो, ऑर्थो। 1 3 और 1 5 को कहते थे हम मेटा, और 1 4 को कहते थे पारा। 1 2 1 6 को ऑर्थो, 1 3 1 5 को मेटा और 1 4 को पारा। कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको इसी का रासायनिक अभिक्रिया के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ। ये आपने समझ लिया, और यदि दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से ये आपको बतला दूंगा। तो इसी पर आधारित अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिएक्शन बतलाएंगे, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।